अभिक्रिया होता क्या है, तो जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर के नया पदार्थ बनाए या कोई अकेले पदार्थ उसको हम लोग गर्म करके उससे कुछ अलग बना दे, तो वैसी क्रिया को ही हम लोग कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। तो इसको कैसे डिफाइन करेंगे हम लोग, जब कोई पदार्थ अकेले ही या किसी अन्य पदार्थ के साथ मिलकर एक या एक से अधिक पदार्थ का निर्माण करता है, तब उस क्रिया को ही रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, क्या बोला गया है, जब कोई पदार्थ अकेले ही या किसी अन्य पदार्थ से जुड़ करके या मिल करके एक या एक से अधिक नया पदार्थ बना देगा, है ना, जिसमें नए पदार्थ का गुण मूल पदार्थ के गुण से बिल्कुल अलग होता है। ठीक है, तो जब कोई पदार्थ अकेले ही या किसी अन्य पदार्थ से जुड़ करके एक या एक से अधिक जो है नए नेचर वाले नए गुण वाले पदार्थ को निर्मित करेगा, वैसी क्रिया को ही हम लोग कहेंगे क्या, रासायनिक अभिक्रिया। जैसे सिंपल सा देखिए, मान लिया जाए सोडियम है, फॉर एग्जांपल सोडियम धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके सोडियम ऑक्साइड बना दिया। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये अलग पदार्थ है, ये अलग पदार्थ, और दोनों मिलकर के एक अलग कैटेगरी का पदार्थ बना दिया। जैसे A + B है ना, मिलकर के C बना दिया। तो यहाँ पे देख सकते हैं A अलग पदार्थ है, B अलग पदार्थ है, और मिलकर के C बना दिया। जैसे मान लिया जाए, आप जान रहे हैं कि जल कैसे बनता है, हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस मिलकर के क्या बना देता है, आपका जल बना देता है। तो ये देखिए हाइड्रोजन अलग गैस है, ऑक्सीजन अलग गैस है, और बना दिया आपको क्या, जल बना दिया, है ना। तो इस तरह की जो क्रिया होती है इसी को हम लोग कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए इसमें आगे, रासायनिक अभिक्रिया में रासायनिक अभिक्रिया की विशेषताएं, आपको सिर्फ ये देखना है कि एक या एक से अधिक पदार्थ मिलकर के नया पदार्थ यदि बन रहा है अलग नेचर वाला, तो उसी को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, जैसे रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता, इसमें हम लोग क्या देखेंगे, पहला ताप में परिवर्तन हो सकता है भाई, ताप में परिवर्तन हो सकता है, रंग में परिवर्तन हो सकता है, तीसरा अवस्था में परिवर्तन हो सकता है, ठीक है, चौथा पदार्थ की प्रकृति में परिवर्तन हो सकता है, प्रकृति में आपको परिवर्तन हो सकता है, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, एग्जाम में पूछता है, ये आपका जो है इंपॉर्टेंट है। रासायनिक अभिक्रिया में क्या क्या भाई इसकी विशेषता है, तो ताप में परिवर्तन हो सकता है, रंग में परिवर्तन हो सकता है, अवस्था में परिवर्तन हो सकता है, पदार्थ की प्रकृति में परिवर्तन हो सकता है। ये अक्सर करके एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रासायनिक कैसे क्वेश्चन पूछेगा, रासायनिक अभिक्रिया क्या है तथा इसकी विशेषताओं को लिखे। हम लोग कैसे डिफाइन किया अभी, रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है, एक ऐसी क्रिया जिसमें एक या एक से अधिक पदार्थ मिलकर के नया नेचर का पदार्थ बनाता है, उसको हम लोग कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। और रासायनिक अभिक्रिया में क्या क्या हो सकता है, हम लोग का जो है ताप में परिवर्तन हो सकता है, रंग में परिवर्तन हो सकता है, अवस्था में परिवर्तन हो सकता है, पदार्थ की प्रकृति में जो है आपका क्या हो सकता है, परिवर्तन हो सकता है। नेक्स्ट देखते हैं आगे फटाफट हम लोग रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार देखिए, पहला है 1 नंबर में संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया। संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया, ठीक है, संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया, संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया, संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया बहुत इजी है। इसमें क्या होगा कि जब दो पदार्थ मिलकर के एक पदार्थ बना देगा तो उसी को क्या कहेंगे, संयोजन अभिक्रिया। जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में
आपस में मिलकर एक या एक से अधिक पदार्थ का निर्माण करता है तब उसे रासायनिक अभिक्रिया संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया कहते हैं। बहुत ईजी है। आपको क्या करना है, इसमें क्या बोला है, दो पदार्थ होना चाहिए, दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर के एक या एक से अधिक बना देगा, है ना, एक या एक से अधिक पदार्थ बना देगा, तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे, संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कम से कम दो पदार्थ होना चाहिए भाई। जैसे कार्बन जो है ऑक्सीजन गैस के साथ मिलकर के क्या बना देता है, C2। हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन के साथ मिलकर के क्या बना देता है, जल बना देता है। जैसे सोडियम है, सोडियम धातु जो है सोडियम क्लोराइड के साथ मिलाकर के क्या बना देगा, सोडियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस इसमें निकलेगा। जैसे मान लिया जाए MgOH है का हॉल 2 है, ये HCl के साथ मिलकर के क्या बना देगा, मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस जल बना देगा। आप क्या देख रहे हैं यहाँ पे कि दो पदार्थ मिलकर के, है ना, एक नया पदार्थ बना रहा है, और नया पदार्थ जो बना रहा है तो उसमें उसकी आबादी दो या दो से अधिक हो सकता है, एक भी हो सकता है, लेकिन जरूरी ये है कि आपको यहाँ पे जो है दो पदार्थ होना चाहिए, ठीक है। इसी में आप समझ सकते हैं रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेता है उसको हम लोग कहते हैं अभिकारक, ठीक है। और ये तीर के बाद राइट साइड में जो मिलता है उसको हम लोग कहते हैं प्रतिफल, उसको क्या बोलते हैं, प्रतिफल, ये है, ठीक है ना। ये हो गया आपका संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया, ठीक है। देखते हैं आगे जो है, चलिए 2 नंबर में देखिए, वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। अपघटन अभिक्रिया हर टॉपिक से रिलेटेड वीडियो डाला जाएगा केमिस्ट्री का, आप लोग बने रहेंगे। यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, एक एक टॉपिक का सॉल्यूशन आप लोग को मिलेगा और बहुत ही तेजी से एग्जाम से पहले आप लोग को सारा सॉल्यूशन मिल जाएगा। देखिए वियोजन या अपघटन अभिक्रिया क्या होता है, अपघटन का मतलब होता है टूटना, है ना। कहने का मतलब ये है कि जब कोई बड़ा से बड़ा यौगिक रहेगा वो जब टूट करके छोटा छोटा सरल यौगिक में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। जैसे बड़ा पत्थर है उसको हम लोग गर्म करके, है ना, उसको छोटा छोटा कन्वर्ट कर दिए, छोटा छोटा पत्थर में कन्वर्ट कर दिए, तो वैसी क्रिया को ही हम लोग बोलेंगे क्या, वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। जैसे इसमें क्या लिखेंगे, जब किसी बड़े यौगिक के टूटने से दो या दो से अधिक सरल यौगिक का निर्माण होता है तब उसे वियोजन या अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल पोटेशियम क्लोरेट है, इसको यदि हीट कर देंगे, पोटेशियम क्लोरेट को यदि हम लोग गर्म कर देंगे तो क्या मिलेगा, KCl मिलेगा, ऑक्सीजन गैस अलग हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कैल्शियम कार्बोनेट है, इसको हम लोग संगमरमर कहते हैं। ऑब्जेक्टिव में ये छप गया, ये क्वेश्चन याद रखिएगा। कैल्शियम कार्बोनेट को ही हम लोग क्या कहते हैं, संगमरमर कहते हैं। संगमरमर हम आप लोग जानते होंगे, ताजमहल जो बना था, तो कैल्शियम कार्बोनेट को जब गर्म करेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस O2, ठीक है। यहाँ पे क्या देखिए, एक बड़ा सा यौगिक था, इसको गर्म करने से छोटा छोटा दो चीज़ों में कन्वर्ट हो गया, तो इसलिए ऐसी घटना को ही हम लोग कहेंगे वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। नोट करते चलिए आप लोग, और बारीकी से डेफिनेशन के साथ उसका एग्जाम्पल भी नोट कीजिए और उसको आप लोग जो है याद करने का भी कोशिश कीजिए। एग्जाम के दृष्टिकोण से सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए, चलिए नेक्स्ट देखिए, जैसे
उदासीनीकरण अभिक्रिया, उदासीनीकरण अभिक्रिया, उदासीनीकरण अभिक्रिया है ना। उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होता है? तो उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होता है? बहुत इजी है। इसमें देखिए आपको क्या करना है, जब अम्ल और भस्म के बीच अभिक्रिया होता है तो आपको लवण और जल बनता है ना, सॉल्ट और वाटर बनता है। तो वैसी अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? उदासीनीकरण कहते हैं। तो लिखेंगे यहाँ, जब अम्ल तथा भस्म के बीच अभिक्रिया होकर लवण तथा जल बनता है, तब उसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, क्या बोला है? अम्ल और भस्म के बीच जब अभिक्रिया होगा बच्चों क्या बनेगा, है ना, लवण और जल बनेगा। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसको क्या बोलते हैं बच्चों? भस्म बोलते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है? भस्म है। इसके साथ लगा देंगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्या लगा देंगे हम लोग? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये आपका अम्ल हो गया। तो ये क्या बनेगा बच्चों? तो सोडियम जो है आपका क्लोराइड लेगा तो बन जाएगा सोडियम क्लोराइड प्लस जल, है ना। ये आपका लवण है और ये आपका क्या है? जल है। ठीक है, ये आपका लवण है और वो क्या आपका जल है। और देखिए एग्जाम्पल, जैसे मान लिया जाए मैग्नीशियम ऑक्साइड है। ध्यान दीजिए, धातु का जो ऑक्साइड होता है वो क्या होता है? भस्म ही होता है। ये यदि आपको मान लिया जाए H3PO4, ये आपका क्या है? ये आपका फास्फोरिक अम्ल है। तो जब मैग्नीशियम ऑक्साइड आपका फास्फोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करेंगे, इसका तो क्या मिलेगा हम लोगों को? मैग्नीशियम फॉस्फेट। आपको यौगिक बनाने के लिए आना चाहिए, प्लस जल बनेगा। ठीक है, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे KOH क्या है? तो आपका पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है। ये आपका भस्म है, ये भस्म है, बेस है आपका। इसकी अभिक्रिया यदि हम लोग एसिटिक एसिड से करा दे, है ना, तो क्या मिलेगा हम लोगों को? CH3COO, यहाँ पे K हो जाएगा, प्लस आपका क्या हो जाएगा? इधर जल बन जाएगा। तो आपको सिर्फ ध्यान में रखना है कि भस्म और अम्ल के बीच जब अभिक्रिया होगा आपको क्या बनेगा बच्चों? तो लवण और जल बन जाएगा। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए आप लोग। और एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम में आपको एग्जाम्पल हर हाल में लिखना है। ऐसा नहीं कि डेफिनेशन लिख दिए और आप जो है रिएक्शन दिखाए ही नहीं, ऐसा नहीं चलेगा, उसको लिखना ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, जैसे है अवक्षेपण अभिक्रिया। आपको आश्वस्त करते हैं कि केमिस्ट्री में जो 4 से 5 चैप्टर है, इसको हम लोग जो है मुश्किल से 5 से 7 वीडियो में कवर कर लेंगे पूरा चैप्टर को। हो सकता है वीडियो थोड़ा लंबा हो, 45 मिनट या 1 घंटा का, 1.5 घंटा का भी हो सकता है, या ज़्यादा 2 घंटा का भी हो सकता है, लेकिन 1 शॉट में 1 चैप्टर करेंगे और हर उस क्वेश्चन को हम लोग जो है कवर करेंगे जो आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट है या एग्जाम के पर्पज से वो आ सकता है। ठीक है, तो जैसे देखिए अवक्षेपण अभिक्रिया क्या है बच्चों? अवक्षेपण अभिक्रिया। ठीक है, हम बोल रहे हैं इसलिए उसका जो हैंडराइटिंग उसको रिलेट कीजिएगा कि क्या बोल रहे हैं हम। ठीक है, तो अवक्षेपण का मतलब क्या होता है? अवक्षेप, पहले बात समझिए कि अवक्षेप होता क्या है? तो अवक्षेप होता है आपका प्रतिफल जब ठोस के रूप में मिलता है। जब अभिक्रिया में जो भी चीज़ें हम लोग जो है सामग्री अभिक्रिया कराने के लिए इकट्ठा किए उसको बोलते हैं अभिकारक, और जब नया पदार्थ बन जाता है उसको बोलते हैं प्रतिफल। यदि प्रतिफल में आपको ठोस के रूप में कोई पदार्थ मिलता है उसी को कहते हैं अवक्षेप, और ऐसी क्रिया को क्या बोलते हैं? अवक्षेपण अभिक्रिया। सिंपल सा है, लिखेंगे यहाँ पे जब प्रतिफल के रूप में, या ऐसे लिखिए इसको, लिखिए जिस रासायनिक अभिक्रिया में प्रतिफल ठोस के रूप में प्राप्त होता है उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। तथा ठोस प्रतिफल को
या ठोस पदार्थ को या प्रतिफल को जो कहिए अवक्षेप कहते हैं। ऑब्जेक्टिव के लिए छप गया है। तो देखिए इसका इकलौता जीता जागता उदाहरण है, जैसे सिल्वर नाइट्रेट की अभिक्रिया यदि हम लोग करा दे सोडियम क्लोराइड से। देखिए बच्चों इसको एकदम फिक्स है ये वाला, इसमें यदि सिल्वर नाइट्रेट की अभिक्रिया हम लोग सोडियम क्लोराइड से करा देंगे तो हम लोगों को क्या मिलेगा, AgCl प्लस सोडियम नाइट्रेट। ठीक है, तो ये जो आप देख रहे हैं यही है आपका अवक्षेप। और ये कैसा अवक्षेप होता है बच्चों, तो दूधिया अवक्षेप होता है। इसका कलर एकदम दूध जैसा होता है, तो दूधिया अवक्षेप है ना, दूध जैसा होता है। ये हो गया आपको। तो आपका इसका जो एकदम इकलौता उदाहरण है, इसको याद कर लीजिएगा। जब सिल्वर नाइट्रेट की अभिक्रिया सोडियम क्लोराइड से कराएंगे आपको क्या मिलेगा बच्चों, सिल्वर क्लोराइड, यानी कि जो एक दूधिया अवक्षेप होता है, ठोस रूप में होता है, और साथ ही साथ सोडियम नाइट्रेट। ठीक है, तो हम लोग का 4 जो है अभिक्रिया कंप्लीट हो चुका है। 5वां देखते हैं, 5वां देखते हैं। चलिए 5वां देखते हैं। देखिए एकल विस्थापन अभिक्रिया, एकल विस्थापन अभिक्रिया। देखिए एकल विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है, जैसे कि धातु है हम लोग का, धातु में क्या है कैटेगरी होता है कि कुछ धातु क्या होता है ज़्यादा सक्रिय होता है, मतलब वो जल्दी किसी के साथ अभिक्रिया कर लेता है। कुछ धातुओं में क्या नेचर होता है, वो बहुत ही उसका जो रिएक्शन करने का दर जो होता है, अभिक्रिया दर, वो थोड़ा स्लो होता है, इसलिए उसको बोलते हैं कम क्रियाशील धातु। तो जो जल्दी रिएक्शन करता है उसको हम लोग बोलते हैं अत्यधिक क्रियाशील धातु। तो होता क्या, जैसे कोई यौगिक है उसकी अभिक्रिया यदि हम लोग ज़्यादा सक्रिय धातु से कराते हैं तो यौगिक में उपस्थित जो कम सक्रिय धातु होता है उसको रिप्लेस कर देता है। जैसे मेरे कहने का मतलब है, मान लिया यहाँ पे AX है, इसमें जो है B हम लोग जो इसके साथ अभिक्रिया करा रहे हैं, और ये जो A बेचारा है ये जो B की तुलना में कम सक्रिय है। बात को समझिए, A जो है B की तुलना में कम सक्रिय है, और ये जो है क्या किया, X मूलक लेकर के एक यौगिक बना बैठा है AX। जब इसकी अभिक्रिया करेंगे तो ये बेचारा क्या करेगा, इसको भगा देगा और इसका जो मूलक X है वो खुद ले लेगा, तो बन जाएगा BX प्लस A। चूंकि ये बेचारा भाग रहा है इसलिए वहाँ पे ऊपर की ओर एरो लगा देंगे। तो इस अभिक्रिया को एक ही डायरेक्शन में भाग रहा है, यहाँ से उठ करके भाग, इसलिए इसको एकल विस्थापन बोलेंगे। नेक्स्ट जो हम लोग देखेंगे उसमें क्या देखेंगे कि दोनों तरफ से, यहाँ से भागकर इसके पास जाएगा, यहाँ से भागकर इसके पास जाएगा, उसको बोलते हैं उभय विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, फिर से समझिए, जैसे मान लिया जाए यहाँ पे AZ है। ठीक है, AZ है, इसकी अभिक्रिया हम लोग करा दिए मान लीजिए X से, और X बेचारा क्या है, तो X जो है A की तुलना में बहुत ज़्यादा सक्रिय है ना। X जो है A की तुलना में बहुत ज़्यादा सक्रिय अर्थात ज़्यादा क्रियाशील है। तो वैसी स्थिति में X क्या करेगा, Z इससे छीन लेगा, है ना, तो ZX बना देगा और A बेचारा भाग जाएगा बाहर। तो इसी को हम लोग बोलते हैं एकल विस्थापन अभिक्रिया। तो लिखेंगे जब किसी अभिक्रिया में कम क्रियाशील धातु अधिक क्रियाशील देखिए, तो जब किसी अभिक्रिया में कम क्रियाशील धातु अधिक क्रियाशील धातु के द्वारा विस्थापित कर दिया जाता है, तब उस अभिक्रिया को एकल विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। एकल विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लिया जाए कॉपर सल्फेट है, इसकी अभिक्रिया यदि लोहा से करा दो, ठीक है, यहाँ पे क्या है, इसको बोलेंगे क्यूप्रिक सल्फेट। तो क्यूप्रिक सल्फेट के विलयन में यदि लोहा का कील को डाल देंगे तो क्या करेगा, ये कॉपर को भगा देगा, यानी FeSO4 बनाएगा, प्लस यहाँ पे हो जाएगा आपका इस तरह से। ठीक है, तो एग्जाम्पल के तौर पर मोटा मोटी आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो एकल विस्थापन में क्या करता है, अधिक क्रियाशील धातु जो है कम क्रियाशील को भगा देता है बाहर, है ना, उसको जो है क्या करता है, उससे उसका मूलक को, अम्लीय मूलक को छीन करके खुद एक यहाँ पे जो है कंपाउंड बना देता है, बाकी जो कम क्रियाशील धातु था वो बेचारा साइड में जाकर के फोटो खिंचाता है। तो ऐसी अभिक्रिया को हम लोग कहते हैं एकल विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए उभय विस्थापन अभिक्रिया। उभय विस्थापन अभिक्रिया का मतलब क्या हो गया बच्चों, दोनों तरफ जब दो यौगिक
अपने मूलकों का या आयनों का लिख सकते हैं, या आयनों का आदान प्रदान कर दो नए यौगिक का निर्माण करता है, तब उसे क्या कहते हैं बच्चों? उभय विस्थापन। तब उसे उभय विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, जैसे देखिए मान लिया जाए AX + BY है, समझिए बातों को। दो यौगिक है, एक यौगिक यहाँ, एक यौगिक यहाँ है। ठीक है, एक यौगिक यहाँ है, देखिए, तो एक यौगिक यहाँ है और एक यौगिक यहाँ है। क्या करेगा? ये बेचारा जो है B इसके X को ले लेगा और ये बेचारा A इसके Y को ले लेगा, है ना। दोनों मूलक का आदान प्रदान करेगा, तो क्या बनेगा? इधर AY + BX बन जाएगा, है ना। AY + BX बन जाएगा। जैसे मान लिया जाए, अभी हम लोग देखे थे यहाँ पे सिंपल सा सोडियम नाइट्रेट है, या क्या था अभी, सिल्वर नाइट्रेट प्लस सोडियम क्लोराइड था। इसमें क्या देखे थे? सिल्वर बेचारा इसका क्लोराइड लिया था और सोडियम जो इसका नाइट्रेट लिया था, तो सोडियम नाइट्रेट बना था और AgCl बना था। तो ऐसे अभिक्रिया को ही बोलते हैं बच्चों क्या? उभय विस्थापन अभिक्रिया, जिसमें क्या होगा? वो अपने मूलकों का क्या करेगा? आदान प्रदान करेगा। ये बोलेगा कि तुम X ले लो, वो कहेगा तुम Y ले लो। तो इस तरह से जो नया यौगिक बनेगा, है ना, दो नया यौगिक बना। आखिर ये दो नया यौगिक कैसे बना? मूलकों के आदान प्रदान से बना, इसलिए इसको बोलेंगे हम लोग क्या? उभय विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, एग्जाम्पल आप लोग नोट करते चलिएगा। चलिए आगे देखिए, तो मेरे ख्याल से सात रासायनिक अभिक्रिया हो गया। अब जैसे देखते हैं वैद्युत अपघटन अभिक्रिया। देखिए, वैद्युत अपघटन अभिक्रिया, वैद्युत अपघटन अभिक्रिया। तो बच्चों इसमें क्या होता है? देखिए, अपघटन का मतलब टूटना और वैद्युत का मतलब धारा। तो जब धारा किसी विलयन में अप्लाई करेंगे तो उसमें जो विलयन का जो मूल जो उसमें एलिमेंट होगा वो क्या होगा? अलग अलग हो जाएगा, है ना। मतलब कि उससे मेन जो मूलक है वो अलग हो जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पे मान लीजिए सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन ले लिए, यानी एक्वस फॉर्म ले लिए। सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन ले लिए। इसमें जब हम लोग क्या किए? धारा, करंट को अप्लाई किए, यहाँ पे इसमें मेन क्या था? सोडियम आयन था और क्लोराइड आयन था। तो दोनों क्या हो गया? अलग अलग हो गया। उसी तरह जैसे मान लिया जाए सिल्वर क्लोराइड का एक्वस में लेंगे तो क्या हो जाएगा? Ag प्लस Cl माइनस हो जाएगा। उसी तरह जैसे मान लिया जाए मैग्नीशियम ऑक्साइड है, इसमें लेंगे तो क्या हो जाएगा आपका? Mg पर +2 और O पर -2 हो जाएगा, है ना। लेकिन ध्यान रहे कि विलयन होना चाहिए। विलयन में धारा प्रवाहित करेंगे तो आपको क्या हो जाएगा? उसका जो मेन जो मूलक है वो अलग अलग सेपरेट हो जाएगा। तो वैसी अवस्था में उसको कहेंगे वैद्युत अपघटन अभिक्रिया, है ना। यानी सोडियम आयन क्लोराइड आयन मिल करके बनाता है सोडियम क्लोराइड। तो जब इसमें धारा प्रवाहित करेंगे तो ये अपना जो है व्यक्तिगत जो अपघटक है उसमें अलग अलग हो जाएगा। इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा? जब किसी यौगिक के विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तब विलयन के मूल मूलक अलग अलग हो जाते हैं। ठीक है, देखिए अलग अलग हो गया है, इसको नोट कर लीजिए एग्जाम्पल इसका। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। अगला देखते हैं हम लोग प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। अगला क्या बच्चों? प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। एकदम रावलपिंडी एक्सप्रेस के जैसा चल रहे हैं। एक जो अभी अभिक्रिया पढ़ा रहे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसको आप लोग नोट करते जाइए और जो है सजाते जाइए कॉपी में,
सजाने का मतलब ये नहीं कि उसको पढ़ना भी नहीं है, और एग्जाम्पल तो जरूर से जरूर लिखिएगा, बिना एग्जाम्पल का जो डेफिनेशन का कोई मतलब नहीं है। देखिए क्या लिखा हुआ है, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया, यानी जब कोई खेल प्रकाश की उपस्थिति में होगा, यानी प्रकाश के बिना वो खेल होगा ही नहीं, तो वैसी अभिक्रिया को कहेंगे हम लोग प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। जैसे मान लिया जाए हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में, सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में क्या बना देता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बना देता है। ठीक है, जैसे कि आप लोग सुने होंगे, बायो में पढ़े होंगे प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया। प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया में क्या होता है, सभी हरे पौधे जो है क्या करता है, वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड, पृथ्वी से जल लेकर के किसकी उपस्थिति में, क्लोरोफिल की उपस्थिति में, क्लोरोफिल की उपस्थिति में क्या बनाता है, भोजन C6H12O6, है ना, साथ ही साथ ऑक्सीजन भी बनाता है और कुछ मात्रा में जल भी बनाता है। तो इस क्रिया को, चूंकि ये क्रिया आपका जो है सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में हुआ है, बिना सूर्य प्रकाश का भोजन नहीं बन सकता। ये भोजन है आपका, ध्यान में रखिएगा, ये जो है भोजन है ना। तो भोजन जो है सभी हरे पौधे जो भोजन तैयार किया वो तब तक नहीं बना सकता जब तक कि वहाँ पे सूर्य की रोशनी नहीं रहेगी, सूर्य प्रकाश नहीं रहेगा, यानी सूर्य से प्राप्त होने वाली उष्मा उसको नहीं मिलेगी, है ना। यही कारण है, देखे होंगे जहाँ पे सूर्य प्रकाश नहीं पहुँचती है वहाँ पर जो सभी पौधे जो वो कमजोर हो जाते हैं, उनकी ताजगी खत्म हो जाती है, उनको पोषक तत्व नहीं मिल पाता, क्योंकि भोजन नहीं बना पाता है। इसलिए यहाँ लिखेंगे जब कोई अभिक्रिया प्रकाश की उपस्थिति में संपन्न होती है, प्रकाश की उपस्थिति में संपन्न होती है तब उसे प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, ये हो गया प्रकाश की उपस्थिति में यदि कोई क्रिया होती है तो उसी को हम लोग कहते हैं क्या, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, और एक देख लेते हैं जो बहुत पूछता है अंतर के फॉर्म में पूछता है, ऊष्माशोषी, है ना, और ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो बच्चों ऊष्माशोषी किसको कहेंगे, ऊष्माशोषी और ऊष्माक्षेपी किसको कहेंगे, ध्यान दीजिए। ऊष्माशोषी में क्या होगा, वैसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का क्या होता है, अवशोषण होता है, अवशोषण होता है, उसे ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं बच्चों, अभिक्रिया कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, शोषण का मतलब क्या होगा, जैसे इस अभिक्रिया को होने के लिए इसको ऊष्मा चाहिए, प्लस ऊष्मा चाहिए, तब जाकर के कुछ बनाएगा। जब किसी अभिक्रिया को कंप्लीट होने के लिए ऊष्मा चाहिए रहेगा, है ना। ये कहा कि हम ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया तब तक नहीं करेंगे जब तक कि हमको ऊष्मा नहीं मिलेगा। ये कार्बन बोला कि हमको हर हाल में ऊष्मा चाहिए, तो तब इसको जब ऊष्मा दिया गया तब जाकर के अभिक्रिया को कंप्लीट किया, तो ऊष्मा का क्या हुआ, इसमें अवशोषण हुआ ना। ठीक है, अच्छा, ऊष्माक्षेपी किसको कहेंगे, ठीक उसका उल्टा, वैसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का क्या होता है बच्चों, उत्सर्जन होता है, उत्सर्जन होता है, क्या होता है, उत्सर्जन होता है, उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। सेम वही चीज ले लीजिए। अभी क्या बोला, ये बोला था कि भाई हमको ऊष्मा दीजिएगा तब अभिक्रिया कंप्लीट करेंगे, ये कहता है कि भाई हम यदि अभिक्रिया कंप्लीट करेंगे तो ऊष्मा बनेगा ही बनेगा, ऊष्मा मुक्त होगा ही होगा, तो यहाँ पे प्लस ऊष्मा। ठीक है, तो ये था आपका ऊष्माशोषी और ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, जो कि आपको जो है एग्जाम में 3 मार्क्स के लिए जो है क्वेश्चन लगभग फिक्स है। ठीक है, लगभग क्या आपका फिक्स है। तो आखिरी एक हम लोग जो क्रिया पढ़ लेते हैं जिसका नाम है दहन। ठीक है, जल्दी से दहन के बारे में पढ़ लेते हैं हम लोग, उसके बाद आज का वीडियो हम लोग खत्म कर देंगे, क्योंकि हम लोग जो है अभी तक में जो है लगभग जो है फर्स्ट अध्याय अभिक्रिया और क्या बोलते हैं उसको, समीकरण वाला, है ना, उसका कवर कर चुके हैं। और फिर लास्ट में समीकरण आप लोग को बता देंगे थोड़ा सा। देखिए दहन, बच्चों देखिए दहन, ये एकदम छप गया है,
ये क्वेश्चन तो निश्चित रूप से पूछेगा, दहन है ना। दहन क्या है, क्वेश्चन पूछेगा दहन क्या है, क्या है। इसके लिए आवश्यक शर्तों को लिखे, आवश्यक शर्तों को लिखे। ठीक है, चलिए तो इसको हम लोग कैसे आंसर करेंगे, इसका डेफिनेशन लगाएंगे। पहले हम लोग परिभाषा, दहन एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया है जिसमें कोई पदार्थ ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलकर प्रकाश और ऊष्मा क्या करता है बच्चों, मुक्त करता है ना। दहन एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया जिसमें कोई पदार्थ ऑक्सीजन की उपस्थिति, जैसे कार्बन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब जलाएंगे हम लोग तो हम लोगों को क्या मिलेगा, यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस हुआ, बनेगा ही। कार्बन जलाइएगा तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगा ही, प्लस प्रकाश प्लस ऊष्मा। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, तो आवश्यक शर्त क्या हो जाएगा बच्चों इसमें, आवश्यक शर्त में हो जाएगा आपको, आवश्यक शर्त में बच्चों हो जाएगा दहनशील पदार्थ की उपस्थिति, दहनशील पदार्थ की उपस्थिति है ना। दूसरा, दहनशील पदार्थ की उपस्थिति का मतलब, पहला तो भाई जलने लायक पदार्थ होना चाहिए, ईंट पत्थर तो जलेगा नहीं। दूसरा दहन के पोषक पदार्थ की उपस्थिति। ठीक है, चलिए उपस्थिति ने लिखकर प्राप्ति, दहन के पोषक पदार्थ की प्राप्ति होनी चाहिए। पहला जो है क्या, पहली बात तो जलने के, दहन के लिए क्या जरूरी है, जलने लायक पदार्थ होना चाहिए सॉरी। तो दूसरा कंडीशन क्या है कि उसको जलाने के लिए आपको क्या होना चाहिए, मतलब जो पदार्थ उसको जलाने में सहयोग कर सके, जैसे ऑक्सीजन का होना जरूरी है, नाइट्रोजन का होना जरूरी है। तो इसलिए जो है याद रखिएगा, तो ऑक्सीजन को या नाइट्रोजन को दहन का पोषक पदार्थ कहते हैं। और तीसरा क्या है कंडीशन बच्चों, ज्वलन ताप की प्राप्ति। अब कहिए सर ज्वलन ताप क्या होता है, तो बच्चों दुनिया का हर एक पदार्थ को जलने के लिए एक निश्चित जो है उसका क्या होता है, टेम्परेचर होता है, यानी कि किसी चीज़ को उसके जो ज्वलन ताप है उतना गर्म कीजिएगा तभी जाकर के जलना शुरू होगा। आप देखे होंगे कि बहुत जैसे पदार्थ है उसमें आग लगा रहे हैं लेकिन वो जल नहीं रहा है, वो जलेगा कब, जब उसका टेम्परेचर पुर जाएगा किसके बराबर, ज्वलन ताप के बराबर। तो ये तीन चीज़ें आपको याद रखना है। तो दहन क्या है, एकदम ईटो क्वेश्चन छप गया है। दहन क्या है, तो दहन क्या है, एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया है जिसमें कोई पदार्थ ऑक्सीजन की उपस्थिति में जल करके प्रकाश और ऊष्मा मुक्त करता है। ठीक है, इसके लिए आवश्यक शर्त क्या है कि दहनशील पदार्थ की उपस्थिति। दहनशील पदार्थ का मतलब हो गया जलने लायक पदार्थ होना चाहिए, ना कि मान लिया जो जैसे ईटा पत्थर हो गया तो जलेगा नहीं, है ना। तो इसको बोलेंगे हम लोग अदहनशील पदार्थ। उसके बाद क्या है अगला, उसके बाद है उसको दहन की क्रिया को कंप्लीट होने के लिए, पूर्ण होने के लिए जो सहायक तत्व है, जैसे हवा का होना, हवा में ऑक्सीजन होता है जिसकी वजह से जलने में उसको सुविधा होती है। ठीक है, अगला है ज्वलन ताप की प्राप्ति। तीसरा है ज्वलन ताप की प्राप्ति। ज्वलन ताप क्या होता है बता दिए, कोई भी पदार्थ जिस न्यूनतम टेम्परेचर पर जलना प्रारंभ कर देती है उसको ज्वलन ताप कहते हैं। ठीक है, ये चीज़ है। अच्छा, तो एक काम करते, एक क्वेश्चन और रह गया थोड़ा सा, उसको भी देख लेते हैं। रेडॉक्स अभिक्रिया, वो भी आपका एग्जाम में पूछने वाला क्वेश्चन है भाई। रेडॉक्स अभिक्रिया है ना, ये भी इंपॉर्टेंट है आपका। रेडॉक्स अभिक्रिया ठीक है, रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होगा बच्चों, देखिए तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अवकरण की क्रिया साथ साथ होती है। क्या होती है, साथ होती है ना। उसे हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, रेडॉक्स
अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। जैसे देखिए गौर से, जैसे मान लीजिए यहाँ पे जिंक ऑक्साइड की अभिक्रिया कॉक से कार्बन से करा देती है। ये क्या करता है, ध्यान से देखिए, ये कार्बन ऑक्सीजन को ले लेता है ना, और ये बेचारा जो अलग हो जाता है, यानी कि यहाँ पे जिंक प्लस CO। तो गौर से देखिए यहाँ से, तो यहाँ से आपको क्या दिख रहा है कि जिंक ऑक्साइड से ऑक्सीजन भागे, जब ऑक्सीजन निकलता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, अवकरण कहते हैं। ऑक्सीजन का निकलना क्या होता है, अवकरण होता है। अच्छा, इससे इसमें देखिए, तो कार्बन को ऑक्सीजन मिला है, इसको कहते हैं हम लोग ऑक्सीकरण। क्या कहते हैं इसको, ऑक्सीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, ऑक्सीकरण। ठीक है, ये चीज़ है। यहाँ पे हम लोग क्या देखें कि जिंक से ऑक्सीजन भाग गया, तो इसलिए देखिए दो स्थिति में ऑक्सीजन भागे या हाइड्रोजन आवे तो उसको बोलते हैं अवकरण। और ऑक्सीकरण के लिए क्या होता है, ऑक्सीकरण के लिए क्या होता है, ऑक्सीजन आए या हाइड्रोजन भागे। तो कार्बन को ऑक्सीजन मिला है इसलिए ऑक्सीकरण हुआ, जिंक ऑक्साइड से ऑक्सीजन भागा इसलिए अवकरण हुआ, और दोनों क्रिया साथ साथ हुआ, इसलिए इसको बोलेंगे हम लोग रेडॉक्स अभिक्रिया। मस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आज का सेशन बहुत अच्छा लगा होगा आप लोगों को। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अध्याय 2 के साथ। क्या है दूसरा अध्याय का नाम, तो लवण और भस्म वाला कंडीशन। ठीक है, तो देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्या होता है। तब तक के लिए धन्यवाद।